छायावाद। अब छायावाद क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत है, ये आखिर कौन सी विचारधारा को लेकर के चलने वाला समय है या दौर है, इसके बारे में हम जो है जानेंगे, समझेंगे। तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद, प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों, कर, आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन शैली, नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। यानी कहना चाहिए कि एक नई सोच, एक नया विचार जो द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में जो चला, उससे थोड़ा हट करके, उन विचारों से परे, थोड़ा अलग, जो कहना चाहिए अलग भाव जो चले, जो अलग विचारधारा चली, वो जो है उसे हम जो है छायावाद कहते हैं। वो छायावाद कहलाता है। अब छायावाद में लोगों ने केवल अभी तक जो भारतेंदु युग में जो पढ़ा था हमने, या द्विवेदी युग में जो पढ़ा था, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में केवल देशभक्ति की बात आई, और सामाजिक चेतना की बात आई, और मानव प्रेम की बात आई, ये सारी बातें शामिल थी उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ, कविता अपने धीरे धीरे विकसित स्वरूप में आने लगी, तो लोगों को ये लगा, जो नवागत कवि आने लगे, कविता लिखने लगे, तो उनके मन में ये भाव आने लगा कि नहीं, कुछ थोड़ा सा नवाचार होना चाहिए, नव चेतना आनी चाहिए, नव जागरण होना चाहिए, नवीनता लेकर के आनी चाहिए। तो नवीनता कैसी? तो नवीनता जो अब दिखी हमें, वो छायावाद में दिखी। वो छायावाद में क्या बातें आई? स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों, कर, आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। तो स्वच्छंद प्रेम भावना की बात आई, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण करने की बात आई, यानी इस प्रकार की कविताएं लिखी गई, जैसे प्रकृति चित्रण किया गया। तो प्रकृति चित्रण पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मान लो ये सारी जो घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, वो सब कोई व्यक्ति विशेष है जो उन घटनाओं को संपादित कर रहा है। इस प्रकार के प्रकृति चित्रण किए जाने लगे, और ये सारे प्रकृति चित्रण किस पर किए जाते, किस में किए गए? छायावाद के दौर पर, छायावाद के समय पर किए गए। ये आवश्यकता महसूस हुई कि जैसे द्विवेदी युग में एक बात आ गई थी कि प्रकृति चित्रण की बात आई, तो द्विवेदी युग में कुछ समय तक चला, कुछ दौर तक चला, ये प्रकृति चित्रण का कुछ चित्रण जो है कुछ काल तक चला, कुछ समय तक चला। लेकिन उस प्रकृति चित्रण को मुख्य विषय वस्तु बना करके छायावाद में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई, वो छायावाद को परिभाषित किया गया कि छायावाद का स्पष्टीकरण दिया कि छायावाद आखिर है क्या। तो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ कि छायावाद क्या है। कि द्विवेदी युग के बाद हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद, प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों, कर, आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर जो कविता चली, उसे छायावाद कहा गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर छायावाद का एक स्पष्टीकरण कि छायावाद का वास्तविक अर्थ क्या है, छायावाद किसे कहते हैं, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई। इसके पश्चात जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है छायावाद की परिभाषा को पढ़ेंगे। छायावाद के विचारों को लेकर के चलने वाले अनेक कवि और लेखक इस दौर पे आए और उन्होंने अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया।
तो उन्हीं श्रृंखला में जिन कवियों ने, जिन लेखकों ने छायावाद को परिभाषित किया, उनमें है सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने छायावाद की जो परिभाषा दी, वो परिभाषा क्या दी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। स्थूल का अर्थ क्या होता है? जड़, एकदम स्थिर रहने वाला। और सूक्ष्म मतलब कहना चाहिए जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो देखा जाए वो सूक्ष्म कहलाता है। बहुत अत्यंत छोटा, जो नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसे सूक्ष्म कहा जाता है। तो यहाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को, यानी स्थूल यानी जड़ता के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो हुआ, उसे छायावाद के रूप में माना गया या स्वीकार किया गया है। ठीक है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने परिभाषित किया कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद किया गया। अब प्रस्तुत के स्थान पर, प्रस्तुत मतलब कहना चाहिए जो एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट हो लेकिन दिखलाई ना पड़े। तो अब दिखलाई ना पड़े तो प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया को, यानी जो बात, जो व्यक्ति नहीं है, उसके स्थान पर जो बात कही जाती है, कही जाए, वो उसकी प्रशंसा कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने भी यही कहा कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा हुई। फिर अज्ञात साहित्यकार ने जो परिभाषा लिखी तो उसका है कि प्रकृति पर चेतना का आरोप को भी छायावाद कहा गया है। चेतना का आरोप यानी जैसे व्यक्ति जीवंत रहता है, चैतन्य रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान से जाकर के वो अपनी क्रियाकलाप करता है, उसी बात को यहाँ पर कहा गया कि चेतना का आरोप को भी छायावाद कहा गया। प्रकृति पर मनुष्य के जैसे क्रियाकलापों का आरोपण भी जो किया जाता है, आरोपण करके जो साहित्य लिखा गया है, उसे भी छायावाद कहा जाता है, उसे छायावाद कहते हैं। ठीक, इस तरह से ये जो है प्रमुख कवियों के अनुसार छायावाद की परिभाषा हुई। फिर इसकी विशेषताएं हैं। विशेषता है, पहली विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिवाद को प्रधान रूप में प्रस्तुत किया गया, व्यक्तिवाद को सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाया गया, उसे प्रकट किया गया। दूसरी विशेषता है श्रृंगार भावना। छायावाद में श्रृंगार की भावना को परिनिष्ठित किया गया, उसे मजबूत किया गया और धीरे धीरे यह भावना निरंतर लगातार बढ़ती चली गई और आज जो है पूर्ण रूप से काव्य में श्रृंगार की भावना परिलक्षित हो रही है। तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को मनुष्य के रूप में प्रकट करने का कार्य जो है छायावाद में किया गया है। चौथा सौंदर्य अनुभूति। सौंदर्य की अनुभूति भी प्रकृति की सुंदरता को आधार मान करके, जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य सौंदर्य की अनुभूति करता है, सौंदर्य का उपासक होता है, उसी प्रकार से छायावाद के कवि भी जो है प्रकृति के सौंदर्य के उपासक कहे जाते थे या माने जाते थे। वेदना एवं करुणा का आधिक्य। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को चोट लगे तो तभी वो वेदना को स्वीकार करे। छायावाद के कवियों ने प्रकृति पर भी चोट लगने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहना चाहिए प्रकृति के प्रति भी वेदना और करुणा के भाव को प्रकट करने का कार्य अपने काव्य में किया है। छठवां, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। वह सत्ता जो किसी को कोई जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उस सत्ता के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट किया गया, किसमें? छायावाद में। सातवां है नारी के प्रति नवीन भावना। नारी के प्रति नवीन भावना, नारी के विकास की बात कही गई, नारी को आगे बढ़ाने की बात कही गई, नारी की शिक्षा के प्रति की बात कही गई। इस तरह की जो है नारी के प्रति नवीन भावना को विकसित किया, किसमें? छायावाद में। आठवां है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन के बारे में, जीवन, मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य वास्तव में जीवन की परिभाषा क्या है, इन सारी बातों को जो है, इस तरह की सारी बातों को छायावाद में प्रकट किया गया, प्रस्तुत किया गया। नौवां अभिव्यंजना शैली। व्यक्ति की अभिव्यंजना शैली को किस प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, ये सारी तरह की जो शैलियाँ हैं छायावाद में ही आई।
तो इस तरह से ये जो है छायावाद की विशेषताएं पूर्ण हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि जो हैं, सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचना कामायनी और लहर है। ये दोनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्धता अर्जित करने वाली रचनाएं हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों रचनाओं को यहाँ पर शामिल किया है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि जब भी आप लोग कवियों और लेखकों की जब रचनाएं लिखें तो आप उनकी ऐसी रचनाएं लिखिए जो अत्यंत प्रसिद्धता अर्जित की हुई हो, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, चाहे साहित्य जगत में हो या पाठकों के बीच में हो। ऐसी रचनाओं को यदि हम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होता है। फिर दूसरा है सुमित्रानंदन पंत। दूसरे कवि थे सुमित्रानंदन पंत। इनकी प्रमुख रचनाएं पल्लव और दूसरी है गुंजन। तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचना परिमल और गीतिका। चौथे कवि महादेवी वर्मा, जिनकी रचना है नीरजा और रश्मि। पांचवें कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनकी प्रसिद्ध रचना है चित्ररेखा और आकाश गंगा। ये दो रचनाएं जो हैं इनकी हैं। इस तरह से ये प्रमुख कवि जो हैं छायावाद के माने जाते हैं। प्रश्न भी आता है, पूछा भी जाता है, प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, ये प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये जो हैं छायावाद के कवि कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि छायावाद के स्तंभ कारकों के नाम लिखिए, तो आपको पता हो कि इन्हें स्तंभ, छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। तो आपको जब स्तंभ कारकों के नाम लिखना है या स्तंभ किन्हें कहा गया है उनके नाम लिखिए, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के स्तंभकार कहलाते हैं। तो आप लोग इन नामों को लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा छायावाद जो है पूर्ण होता है। और इसकी जो विषय वस्तु है ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करके जो है इससे आप 2-2 बार 3-3 बार आप पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो आपको विषय वस्तु ध्यान में आएगी। साथ ही इस वीडियो क्लास को भी आप लोग 3 से 4 बार ज़रूर देखें। 2-3 बार जब आप देखेंगे तो इसमें बताई गई विषय वस्तु आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक आग्रह है और आप को जो भी वीडियो क्लास भेजी जाती है आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी विषय वस्तु वीडियो क्लास के माध्यम से मैं भेजूं तो सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंदी, जय भारत माता।